जो जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो सब जानते हैं कि यहाँ के बुजुर्गों की, एल्डरलीज की चॉइसेस एंड राइट्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करी जाती है। एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम विच इज डेडिकेटेड ओनली टू एल्डरलीज और हमारे बुजुर्ग, एज केयर सर्विसेज। सो अगर आप भी एक सपोर्ट वर्कर हैं या बनना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्थ को लेके आपको एज केयर सर्विसेज अवेल करनी है, या आप नॉलेज चाहते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है। What are your options as a business investor? If you are getting into the support work and aged care industry, what is the career map that can take you far? We will take a deep dive into how the Australian aged care system works. So stay tuned as we are joined today by an industry leader, someone who has immense experience in providing aged care and NDIS services. We are joined today by a powerhouse in the Adelaide community. 18 years of making a massive impact, running businesses and also a dedicated social community leader. President Liberal Party, President South Asian Network of South Australia. Immense experience in aged care and NDIS, Mr. Gagan Sharma. So first of all, Gagan ji, welcome to Koshish by Divya. Thank you, Divya, for giving me this opportunity and passing this message to everybody in Adelaide and in Australia and in India. To begin with, आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को अपने काम के बारे में कुछ बताइए। हमारी दो कंपनीज हैं, एज केयर सर्विसेज विच इज योर कम्युनिटी केयर। उसमें हम एज केयर सर्विसेज का एज ए प्रोवाइडर काम करते हैं एंड वी हैव अराउंड मोर देन 200 क्लाइंट्स इन एज केयर सेक्टर। सेकंड जो कंपनी है दैट इज योर जनरेशन केयर, डील्स इन ओनली NDIS। एज केयर का ऑफिस है दैट इज लोकेटेड इन ओकॉनल स्ट्रीट, नॉर्थ एडिलेड, और जो योर जनरेशन केयर NDIS कंपनी है उसका ऑफिस वॉकरविल पे 60 नॉर्थ ईस्ट रोड वॉकरविल पे लोकेटेड है। अगर आपको किसी तरह का भी कोई भी कॉन्टैक्ट करना है या कुछ क्वेरी हो या कुछ भी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन विजिट अस, और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन 0437237755 और 0451421111 और 1300421111। I'm more than happy to do the free consultant for all the Indians family. किसी को भी अगर मेरे से कुछ पूछना है NDIS एज केयर के लिए, feel free to contact me. आपको 18 साल हो गए हैं एडिलेड में। हाँ। आप लिबरल पार्टी के प्रेसिडेंट हो, आप एडिलेड ब्राह्मण समिति के भी प्रेसिडेंट हो, कि आप कल्चरल एम्बेसडर हो, आप नए टैलेंट को प्रमोट करते हो। इंडियन इवेंट जहाँ पे भी होता है आपकी कंट्रीब्यूशन उसमें डेफिनेटली होती है। मैं अगर लिस्ट सुनाने में जाऊंगी तो वो खत्म नहीं होगी। तो आप कुछ एनर्जी का सीक्रेट बताओ। इतने बिजनेसेस, इतने एक्टिविटीज, ये हैंडल करना आम, मतलब मैं तो अपने बारे में कह सकती हूँ, इट्स हार्ड। हाउ डू यू डू इट? दिव्या, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे जॉब हो, चाहे सोशल हो, सबसे पहले आता है पैशन। अगर मेरा पैशन है लोगों के साथ बात करना, सोशल होना, मेरा पैशन है इंटरेक्ट करना। जो हमारी नए यंगस्टर आते हैं, कॉलेज से आते हैं, यूनी से आते हैं, या वो कैसे भी हो, आई लव माई इंडियन कम्युनिटी ऑलवेज। चाहे वो कोई शो करते हैं, मुझे वहाँ आना हो चाहे ना जाना हो, लेकिन मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करता हूँ, चाहे फाइनेंशियली, चाहे अपनी सोशली, जरूर करता हूँ। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा जो अपनी कम्युनिटी के लोग हैं सब मिलजुल के रहें, और ऐसा ना करें कि अगर इसका बिजनेस है तो उसको सपोर्ट नहीं करना, अगर कंपेटिटर है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। डेफिनेटली सपोर्ट ईच अदर। जो पुराने आए हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जो नए आए हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी पुरानों के साथ शेयर करें। पुराने इटालियंस और जब ग्रीक ऑस्ट्रेलियन के बाद यहाँ पे चाइनीज आए, उनका एक सिस्टम बना हुआ है। और आज आप ऑस्ट्रेलिया में देखो, हर सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन जो है उनमें से एक है। मैं ये नहीं कहता रिप्लेस करना है, लेकिन हमें भी अपनी पहचान वहां पे बनानी चाहिए जी। और आई वुड से थैंक यू टू दिव्या, आप एग्जाम्पल आपके सामने है, वो क्यों ऐसा सबके साथ एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो दिव्या, डेफिनेटली इट्स योर पैशन एज वेल। यस, ऐसा मुझे भी ऐसे लोगों से सीखने को मिलता है। एज केयर की अगर हम बात करें, सो दिस इज अ सर्विस व्हिच इज इवेंचुअली गोइंग टू टच एवरी ऑस्ट्रेलियंस लाइफ। आज नहीं तो कल हम उस एज में जरूर जाएंगे जहाँ पे हमें इस तरह की सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। आप जिस तरह का काम कर रहे हैं इतने सालों से, दैट यू हैव बीन इन दिस प्रोमिनेंट बिजनेस ऑफ एज केयर, सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, स्पेशली जो नए इमिग्रेंट्स हैं, एज केयर सर्विस ऑस्ट्रेलिया में होती क्या है? एक्चुअली में एज केयर सर्विसेज जो है, एज केयर सर्विसेज का मीनिंग ये है कि एज इन होम केयर, कि जो पेरेंट्स हैं हमारे, जहाँ हम सब में एक दिन तो उस एज में आना ही है, तो 65 ईयर्स के ऊपर जो गवर्नमेंट है उनको एक इन होम केयर पैकेजेस की फंडिंग देती है। गवर्नमेंट चाहती है कि वो रेस्पाइट या नर्सिंग होम में ना रह के, बल्कि उनको जो फंडिंग है उनके घर में रह के ही यूज करें।
ओके चाहे वो डोमेस्टिक असिस्टेंस हो, चाहे उनके लिए शावर असिस्टेंस, क्लीनिंग, इसमें बहुत बहुत लंबी लिस्ट है और दैट इज फॉर एवरी ऑस्ट्रेलियन। ओके। और गगन, जैसे कि कोई एक फैमिली है जिसमें कि बुजुर्ग हैं और अब जरूरत पड़ गई है एज केयर सर्विस की, तो एक कॉमन मैन के लिए आप प्लीज बताइए कि अगर मुझे मेरे फादर साहब को या किसी को भी एज केयर में डलवाना है तो एक प्रोसेस क्या मुझे फॉलो करना चाहिए? पहले तो 65 एज का क्राइटेरिया है। 65 एज हो जाए तो उसके बाद एज केयर को हम कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग कोई भी एज केयर को कांटेक्ट करता है और एज केयर को बोलते हैं कि हमें हमारी एज केयर असेसमेंट करवानी है। आप कहीं पे भी गूगल सर्च करोगे एज केयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इट विल कम। Okay. और उनका असेसमेंट्स का भी एक डिफरेंट बॉडी होती है, आप डायरेक्टली वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Okay. लेकिन इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल है कि अगर आप एज केयर को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं, Okay. हर एक पर्सन होता है, उसकी एक इंडिविजुअल आईडी होती है, एज केयर नंबर होता है, वो सबका सेपरेट होता है। ओके। तो एज केयर जो असेसमेंट बॉडी है वो उसको वो नंबर जो है उसका रजिस्ट्रेशन शुरू कर देते हैं उससे। ओके। और वंस हम अप्लाई करते हैं कि असेसमेंट के लिए, तो इट टेक्स 4 to 6 वीक्स, तो वो कांटेक्ट करते हैं, फिर असेसमेंट होती है। वो देखते हैं कि बंदा चल फिर सकता है और उसको रह सकता है घर में, उसको कंडीशन है, उसको रिस्क असेसमेंट होती है उसकी कि कहीं फॉल हो जाए। फॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो, यस। यहाँ कोई ऐसा इंसिडेंट्स घर पे हो जाए तो वो उसको असेस करते हैं। वो पूछते हैं कि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम पेन, तुम्हारी पेन कितनी है 1 से 10। तो लोग कई बार के लोग करते हैं, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि उस दिन उनका दिन सही होता है, तो वो कहते हैं कि 1 to 10 कितनी पेन है, वो कहते हैं ना इस 4 or 5। तो वो उनका प्रोसेस जो है उसको डिले करते हैं। मेरी एडवाइस है कि अगर किसी की असेसमेंट हो रही है तो अपने आप को वो जो 2-3 साल बाद वो उनकी जो कंडीशन होगी उस कंडीशन को वो उसी टाइम उनको बताएं कि अगर मेरे को पेन हो रही है तो नॉट ओनली टॉक अबाउट द सेम डे, बट अपना देखें एवरेज 7, 8, 10 में से 8 है, जितना मैक्सिमम उनको हुई थी वो बताएं। रिस्क इवैल्यूएट करके बताइए दिस इज द वर्स्ट दैट आई कैन गेट इनटू। सो अब असेसमेंट भी हो गई, फंडिंग भी अप्रूव हो गई, डिटरमिन भी हो गया कि इट्स गोना बी होम केयर और रेजिडेंशियल केयर। व्हाट शुड आई बी कीपिंग इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग एन एज केयर? नंबर्स ऑफ प्रोवाइडर्स। यस। तो प्रोवाइडर्स का सबसे पहले ये है कि जब आप प्रोवाइडर्स सेलेक्ट करते हो किसी से, उससे मिलो, फेस टू फेस मीटिंग करो, लेकिन 3 एटलीस्ट मिनिमम 3 प्रोवाइडर्स से मीटिंग करो। Okay. फिर उनका देखो कि उनका प्राइस लिस्ट क्या है और उनकी सर्विसेज कैसी हैं, उनसे बात करो। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये प्रोफेशनल है कि नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन। राइट, यस। कम्युनिकेशन अगर प्रोवाइडर के साथ अच्छा बैठता है तो कंटिन्यू, अदरवाइज देयर इज नो लायबिलिटी। क्लाइंट कैन चेंज देयर प्रोवाइडर्स एनी टाइम। कुछ प्रोवाइडर वीक का नोटिस देते हैं, कुछ 21 डेज का देते हैं, 28 डेज का देते हैं, जैसे मैं 72 आवर्स का देता हूँ। अच्छा, क्योंकि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, हमारा इट्स वेरी रेयर कि हमें कोई क्लाइंट जो है छोड़ के जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर्स इन एवरी इंडस्ट्रीज। एब्सोल्युटली। और वो उनको फील करवाना है कि सूनर यू टर्न 65, 66, अपने पेरेंट्स और अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी असेसमेंट स्ट्रेट वे करवा लें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि असेसमेंट करते पैकेज आते इस लॉन्ग पीरियड। 6 वीक्स अप्रोक्सीमेटली। 6 वीक्स तो असेसमेंट के लिए लगते हैं, लेकिन पैकेज आते आते साल, मिनिमम 12 months to 16 months लग जाते हैं। तो एज केयर पैकेजेस भी 3 तरह के हैं। यू मेंशन ना कि 2 तरह के हैं, इन होम वाले और नर्सिंग होम वाले। एक होता है चिस्प जो कॉमनवेल्थ फंडिंग होती है, CHSP बोलते हैं उसको। ओके। उसमें क्या होता है कि पैकेज असेसमेंट होने के बाद और पैकेज आने से पहले जो बीच का टाइम होता है ना, कईयों को जरूरत होती है, इंटरिम जरूरत पड़ती है। यस, हाँ, वो उनको हॉस्पिटल जाना है, उनको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, फिजियो चाहिए, उनको होम मॉडिफिकेशन चाहिए, रेलिंग लगवानी है। Yes. तो वो उसके लिए उनको डिफरेंट प्रोवाइडर्स के कोड्स मिलते हैं। राइट। तो होम असेसमेंट का ये कोड है, उसका ये कोड है, उसका ये कोड है, तो उन कोड के हिसाब से वो सर्विसेज ले सकते हैं। ओके। बट दे माइट बी स्मॉल कंट्रीब्यूशन। राइट। जब नए स्टूडेंट्स होते हैं या न्यू इमिग्रेंट्स हम आते हैं, सो हम वी ट्राई एंड स्टार्ट विद सपोर्ट वर्क। आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं एक यंग सपोर्ट वर्कर को? और ये इतनी ब्यूटीफुल फील्ड है, इतनी सेवा भाव वाली फील्ड है, तो लॉन्ग टर्म करियर एडवाइस आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, अगर किसी ने एज केयर में इंडस्ट्री में और NDIS में काम करना है तो सबसे पहले तो उनको उस चीज़ का पैशन होना चाहिए। देखो, स्टूडेंट्स हम जब सभी आते हैं तो हम तो फाइनेंशियली सही कहते हैं कि हम वहाँ पे जॉब करें, यहाँ पे हमें थोड़े ज़्यादा पैसे मिले। जी, यस। तो एज केयर इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट हाईएस्ट पे इसमें होती है। इसमें मिनिमम $41-42 से जो लेवल 1 शुरू होता है।
और सेकेंडली इसमें क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो स्टूडेंट्स अगर किसी भी स्टोर पे काम करते हैं तो $25 पर आवर, उनकी लिमिट होती है स्टूडेंट्स की 24 आवर्स वीक काम करने की। वो 48 आवर्स वीक में काम करके जितना कमाते हैं इधर इस इंडस्ट्री में 24 आवर्स वो अर्न कर सकते हैं और साथ में स्टडी पे फोकस कर सकते हैं जी। उसके लिए ये होता है कि उनको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, सर्टिफिकेट 3 एज केयर और डिसेबिलिटी सर्विसेज। अभी तो कंबाइन हो गया, देयर इज वन सर्टिफिकेट, तो दे कैन पिक व्हिच वे दे वांट वर्क विद, और वो दोनों इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। पुलिस क्लियरेंस चाहिए होती है उनकी, जो फर्स्ट एड और सीपीआर ये सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, और इंटरव्यूज दें अपनी। देयर इज ऑलवेज हाईएस्ट डिमांड्स इन दिस सेक्टर। वर्कर्स की तो शॉर्टेज ही है, आरएन की बहुत शॉर्टेज है, एनरोल नर्सेज की बहुत शॉर्टेज है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंसिडर करना चाहिए इस इंडस्ट्री में अपना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट करें और अप्लाई करें और मेक द थिंग्स इजियर फॉर देम। गगन जी, सपोर्ट वर्कर के ऊपर क्या होता है, मतलब डेजिग्नेशन वाइज अगर कोई करियर मैप अपना देखे तो कैसा रहता है इस इंडस्ट्री में? वेरी गुड क्वेश्चन। उसमें सपोर्ट वर्कर के ऊपर होता है टीम लीडर। ओके। तो टीम लीडर जो होता है, टीम लीडर जो है, पहले तो सपोर्ट वर्कर खुद टीम लीडर के अंडर काम करता है, राइट। फिर देयर इज उसका डिपेंड करता है कि हाउ इंटेलिजेंट और हार्ड वर्कर दैट पर्सन इज। सर्विसेज मैनेजर होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, रोस्टिंग टीम डिफरेंट, एडमिन डिफरेंट, फाइनेंस वाले डिफरेंट, और टीम लीडर्स वो अलग है। तो सारा सिस्टम सेट, प्रोसेस इज ऑल सेट। देयर इज अ लॉन्ग जर्नी इन। अच्छा, इसमें आगे के आगे ग्रोथ है, पे स्केल भी बढ़ता रहता है साथ में। दूसरी बात है फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप जॉब कर सकते हो। हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चे हैं, तो वाइफ को अगर जॉब करनी है तो वाइफ डे टाइम कर सकती हैं और शिफ्ट्स कर सकते हैं इधर उधर, और बच्चों का साथ में लुक आफ्टर कर सकते हैं, फैमिली को लुक आफ्टर कर सकते हैं। एट टाइम्स हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है, लेट्स स्टार्ट विद सपोर्ट वर्क, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छा करियर है, इसमें भी बहुत अच्छी फील्ड में ग्रोथ है, लग के आप करेंगे तो यू कैन क्रॉस लेयर्स एंड you know jump up the stairs. So thank you for explaining that, Gagan. What is the right time for an elderly to move from home care to residential care? Depends upon the health and the condition of that client. If the client's health is very severe and he's having regular falls, or uski medications is very hard, some of the the clients are on a pig feeding, उनको nasal से भी feed दिया जाता है। हाँ जी, yes. So it's very hard to manage at home. Because you can't provide services, nursing services every day for twice a day. Right. It's very expensive. Otherwise, in the health situation condition के हिसाब से they can move into the nursing home. Nursing home में जो आजकल nursing home है जहाँ respite care है, there are two different things. Oh, okay. Nursing home is that like a aged care services. Yes. And respite is like मान लो हमारे parents हैं, तो हमें कहीं बाहर जाना है, holidays पे जा रहे हैं, international घूमने जा रहे हैं, and then we can't take the parents with us. तो उनके लिए क्या होता है, रेस्पाइट केयर होता है। तो रेस्पाइट केयर इज मीन शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन। तो उसमें एग्जैक्टली जैसे नर्सिंग होम में होता है तो वैसे ही होता है, वो वैसे उनका लुक आफ्टर किया जाता है, लेकिन दैट इज लाइक 4 वीक के लिए चले गए, 8 वीक्स के लिए चले गए, आफ्टर सर्जरी चले गए, तो वो रेस्पाइट है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रेस्पाइट होम्स इन ऑस्ट्रेलिया। जो बिजनेस माइंड जो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है कहीं पे, दैट इज द बेस्ट इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट इन। एक तो किसी की हेल्प करनी जी, और ग्रोथ भी है, और इनकम भी इज वेरी गुड इनकम इन दिस। एशियन कम्युनिटीज है, इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जो यहाँ पे हार्ड वर्किंग अभी आई वुड से कि फर्स्ट जनरेशन है और सेकंड में वो रख रहे हैं, वो उनको बहुत सारे मेरे भाई हैं, उनको ये नहीं पता कि असेसमेंट पेरेंट्स की कब करवानी है जी। वो उस चीज़ की वेट करते हैं जब पेरेंट्स पूरा उनका बुरा हाल हो जाता है, तब वो उस चीज़ को फिर वो कहते हैं कि हमें फटाफट वो चीज़ मिल जाए, केयरिंग हमें सपोर्ट वर्क मिल जाए, हमें ये हो जाए वो हो जाए। तो मेरी एडवाइस है उन लोगों को कि अगर एज सुन एज वो पेरेंट्स 65 की एज क्रॉस करते हैं तो उसकी असेसमेंट बहुत जल्दी से जल्दी स्ट्रेट वे करवा दें, सो दे तो द पेरेंट्स कैन बी इन द प्रोसेस। मैंने अभी फिजी कम्युनिटी में एक सेशन दिया था, तो फिजी कम्युनिटी तो हमसे भी पुराने यहाँ पे आए हुए हैं जी, यस, राइट। उनके बहुत सारे पैकेजेस हैं उनके, तो लेकिन उनको पता ही नहीं है कि व्हाट्स नेक्स्ट। तो डोंट हेजिटेट, अगर ऐसा क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं, दिव्या से बात कर सकते हैं, अदरवाइज फिर वो मैसअप हो जाता है सारा। आपकी जेब से पैसे भी जाते हैं और आपके पेरेंट्स का पेन लेवल भी बढ़ता रहता है। लोग हमारे जो संस्कार है, हम जो जहाँ से आए हैं, है ना, तो हमें ये होता है कि हमें पेरेंट्स को लुक आफ्टर करना ही है एट एनी कॉस्ट।
लोगों के घर बिक जाते हैं इस चक्कर में। हम उस कंट्री में है, यहाँ पे पेरेंट्स और लोगों की सुनी जाती है। जब गवर्नमेंट का सिस्टम है एक प्रॉपर, उसको फॉलो करें जी। और अगर आपकी जगह पे कोई और जा रहा है लेके, एज लॉन्ग एज योर पेरेंट्स आर गेटिंग बीइंग चेक्ड बाय द डॉक्टर, वो अपॉइंटमेंट उनकी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो जरूर जाएं। दिव्या, कैब चार्ज होता है, सो ट्रैवल इज टोटली फ्री फ्रॉम द एज केयर, इट्स 100% सब्सिडाइज, देयर इज अ $0 राइट। अपॉइंटमेंट पे जाना है, टैक्सी कॉल करी, उसमें बैठे, कार्ड स्वैप किया, अपॉइंटमेंट करके वहां से टैक्सी हॉस्पिटल में बोला, कार्ड स्वैप किया, घर, सिंपल। तो देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन जो हमको पता ही नहीं होती। और देखो जी, फॉरेन कंट्री में इमिग्रेशन करके अगर हम ये सर्विसेज अवेल नहीं कर पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, तो क्या पर्पस मीट हो रहा है? कोई पर्पस मीट नहीं हो रहा। यू आर जस्ट वन ऑफ दोस ऑर्डिनरी नेक्स्ट डोर पीपल हु डोंट नो व्हाट योर राइट्स आर, व्हाट यू आर एलिजिबल फॉर। गोरों को भी नहीं पता जी, यस, दे आर आल्सो अनअवेयर अबाउट सो मेनी थिंग्स। मेरी क्लाइंट है, उसने मेरे को किसी से मिलवाया, साथ में नेबर थी, एंड शी वाज ऑस्ट्रेलियन, और वो 24/7 ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे रहती है, ओके, एंड शी डजंट हैव अ पैकेज। ओह माय गॉड, शी इज 78 इयर्स ओल्ड, ओह राइट, उसका पैकेज नहीं है, उसका हाँ ऑक्सीजन सिलेंडर ये उसको मिलता है, हेल्प मिलती है, लेकिन कोई और हेल्प नहीं। घर में इतना रिस्क है, उसका जो पीछे लॉन्ड्री है उसमें स्टेप है, अगर वो उसकी जो ऑक्सीजन की पाइप है दैट इज लिमिटेड, तो वो बाहर भी नहीं जा सकती। देयर इज अ हाईली रिस्क, कभी भी खत्म हो सकती है, कभी भी। उन लोगों को भी एजुकेट करना है। अब मैंने इनिशिएटिव लिया उसका, नाउ शी इज इन द प्रोसेस। आप ये हिसाब लगाओ, शी इज 78 इयर्स नाउ, वो तो शी लिव्स बाय हरसेल्फ, उसका कोई फैमिली में नहीं है, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं हम उनके लिए हैं, उनके सब बच्चे उनके यहाँ पे हैं, बिल्कुल, तो उनको प्रॉपर एक सिस्टम में रखें ताकि ऐसी सिचुएशन में कभी ना आए जी। एक सिचुएशन ये आती है कि इंसान कहता है ये मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरा लगाव है मेरे नाती पोतों के साथ, ये घर तो मैं अपने हस्बैंड के साथ में इधर ही रहती थी, वो गुजर गए, मैं इधर ही रहूंगी। हैव यू एवर कम अक्रॉस एनी सिचुएशन वेयर एक एल्डरली कह रही हैं मैंने जाना ही नहीं है एज केयर, मतलब नर्सिंग होम, तो क्या कैसे हैंडल होते हैं? देखो, मेरा एक क्लाइंट है, ओके, क्लाइंट ही वाज ए मास्टर प्लम्बर, वो बॉक्सर भी था, ओके, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल ऑफ दैट। एक क्लाइंट के राइट्स हैं, अगर वो बंदा फ्लोर पे भी पड़ा है ना, गिरा हुआ है, अगर वो ही इज अबाउट टू डाई, अगर उसका राइट ये है कि वो एम्बुलेंस आ भी जाए तो वो ही कैन रिफ्यूज एम्बुलेंस। अगर उसने रिफ्यूज कर दी एम्बुलेंस कांट टेक हिम विद देम, हम उसको फोर्स करके पुश करके नहीं ले जा सकते। ऑलराइट, सेकंड थिंग, उसका फॉल हुआ था, वो मुझे कह रहा है कि अगर मैं उससे बात करूंगा, सपोर्ट वर्कर मुझे बोल रहा है, देन ही माइट गो, पर उसने मेरा कंसेंट लिया कि आई विल ब्रिंग हिम बैक होम। तो मैंने उसे वहां पहुंचा, एम्बुलेंस की टीम्स खड़ी थी, मैंने उसे बोला कि जॉन दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू शुड गो टू द हॉस्पिटल, मेक श्योर यू ऑल गुड एंड देन आई विल ब्रिंग यू बैक। मुझे उसको दूसरे दिन उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने की जिद कर रहा था। he was saying that he could call police, और वो उसको लेके जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन है, that's his right. Yeah, you have your own rights to refuse. Yeah. तो वो क्लाइंट मुझे बोल रहा है कि I have to die at my house. उसने अपना फ्यूनरल ऑलरेडी प्री प्लान बुक्ड है, ऑर्गेनाइज रखा हुआ है। तो उसने $25,000 बुक करवाए एडवांस में, मेरे को इस ग्रेव में रहना है, मेरे को इस जगह पे रहना है, तो I want to die with peace. तो ये भी होता है जी। वेल बीइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट हैविंग सेड दैट, एक पेशेंट के पास राइट ऑफ रिफ्यूजल है। राइट ऑफ रिफ्यूजल है। मैंने बहुत लोगों से भी सुना है गगन कि मैं तो मेरी मामा की केयरर हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा एक्सप्लेन करिए, फैमिली मेंबर केयरर कैसे होते हैं, और अपनी जॉब छोड़ के, अपना नौकरी पेशा छोड़ के अगर केयरर बन जाएंगे तो इनकम कैसे होती है? जैसे कोई पेरेंट है, तो पेरेंट को लुक आफ्टर करने के लिए एक बच्चा है उनका, तो वो काम नहीं कर रहा, तो उसको सेंट्रलिंक से असेसमेंट करवानी है कि मैं और एज केयर में खुद को रजिस्टर करवाना है, और सेंट्रलिंक उसको पे करता है एज ए सपोर्ट। कई होते हैं ना, वो बोलते हैं भाई आई एम द केयरर फॉर माय पेरेंट्स, उनको मिलता है, उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है। देयर इज कॉम्पेंसेशन फॉर अ केयरर, यू हैव टू जस्ट अप्लाई with Centrelink. So Gagan, on that note, I really appreciate your time. Thank you so much. I'm very sure जो आपने information आज दी है, वो एक आम आदमी के, एक न्यू इमिग्रेंट के definitely बहुत काम आएगी. And obviously viewers, Gagan is available if you have any kind of basic inquiries, questions.